दिशा इंड में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी यानी भूगोल का ये आपका 5वां लेसन है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यह वीडियो आपको बता दें रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग, निश्चित आकार होता है, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है। फिर आइए अयस्क, लोहा, मैग्नीज, अभद्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रण रूप है। खनिजों अयस्कों में पाए जाते हैं जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसे अयस्क कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला टॉपिक, खनिजों के या कह सकते हैं खनिजों का हमारे लिए महत्व या हमारे जीवन में महत्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़ें, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। ठीक है, इमारतें, पुल, साधन, बर्तन आदि क्या होता है, खनिजों से निर्माण होता है। फिर आते हैं खनिजों के प्राप्ति स्थल, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो अग्नि और कैथी चट्टानें होती हैं, उनमें जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा क्या होता है, पाया जाता है। फिर आपका आता है अवसादी चट्टानों में या उसकी परतों में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो कोयला, पोटास, सोडियम, नमक ठीक है पाया जाता है। फिर आइए आगे देख लेते हैं। फिर आपका आता है जलोढ़, जमाव या पलेसर निरपेक्ष के रूप में। ठीक है, सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम ये सब क्या है, बहुअनमोल्य धातु है। ठीक है, महासागरीय जल में नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन मिलता है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब। फिर आपका आता है आग्नेय और कार्तिक चट्टानों में खनिज का निर्माण। ठीक है, आग्नेय और कार्तिक चट्टानों में खनिजों, दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदारों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव पर्त के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट आता है, जब ये तरल तथा या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे से ये भूमि पृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं या कठोर हो जाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे देख लेते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका भूगर्भ शास्त्री होते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। उसमें कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, मेटल्स पाया जाता है और लावा वगैरह का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमें उतना डिटेल नहीं जाना है, सीधे पॉइंट पे हमें आकर देखना है क्या पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं उसे भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है खनन, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालकर या निकालना खनन कहलाता है। ठीक है, आप सीधे समझें, पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों को काट कर या खन कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका खनिजों के वर्गीकरण के आधार पर। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व, क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
फिर आइए खनिजों के प्रकार देखते हैं। खनिज के प्रकार। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला है धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, सोना, चांदी आदि। ये सब क्या है? खनिज हैं। कहने का मतलब ये धात्विक खनिज है, इसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। फिर आपका आता है अधात्विक खनिज। ठीक है, वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे नमक, पोटास, चूना, पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या है? इसमें धात्विक खनिज नहीं है, इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा। फिर आपका आता है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। ठीक है, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अभी आपको क्लियरिटी आ जाएगी, डिटेल में देखेंगे एक एक को। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसमें कोयला है। ठीक है, कोयला ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। लिग्नाइट होता है जिसमें 85 से 95% क्या होता है? कार्बन का मात्रा पाया जाता है। बिटुमिनस में 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। एंथ्रासाइड है, 60 से 70% पाया जाता है कार्बन का मात्रा। और जो पीट कोयला होता है 50 से 60% कार्बन का मात्रा पाया जाता है। तो ध्यान रखें, कोयला के प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप। फिर आपका आता है पेट्रोलियम। मशीनों, गाड़ियों में उपयोग क्या होता है? संचालन के लिए उपयोग होता है। भारत का 63% बॉम्बे हाई में क्या होता है? निकलता है पेट्रोलियम। गुजरात, असम में 13% निकलता है पेट्रोलियम। फिर आपका आता है प्राकृतिक गैस। इसे ऊर्जा के एक संसाधन के रूप में तथा पेस्टो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पॉइंट भी है, ये रहा आपका। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं। विद्युत। विद्युत प्रवाहित जल से जो हाइड्रो टरबाइन लगाकर क्या होता है? चलाया जाता है, तो विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पन्न करना। फिर पॉइंट में है बहुत तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं।
भारत के अनेक उद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइड्रोल परियोजना आदि, ठीक है। फिर आता है आपका ताप विद्युत। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे उपयोग से उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उसे ताप विद्युत कहते हैं। फिर आपका आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता हो, ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है या होता है, ठीक है, और इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है ऊष्मा से, ठीक है। और अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आपका आता है सौर ऊर्जा। आप सभी लोग जानते हैं यह एक नवीनकरण ऊर्जा संसाधन है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। सूर्य की रोशनी से एक प्लेट होता है, उस पर पड़ती हैं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आपका आता है पवन ऊर्जा। पवन चक्रियों या टरबाइन के घुमाने वाले ब्लेडों द्वारा हवा की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े पवन चक्रियाँ होती हैं जो लगी होती हैं और उसके घूमने से विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर आपका आता है बायोगैस। फिर आपका आता है बायोगैस। घास भूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अवशिष्ट पदार्थों से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपका आता है भूतापी ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ऊर्जा संरक्षण, यानी एनर्जी को बचाने का काम, सेविंग एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण, जरूरत न होने पर बिजली बंद कर देना चाहिए, ठीक है। नवीनकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसको बार बार प्रयोग कर सकें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। फिर आपका आता है विद्युत बचत करने वाला उपकरण प्रयोग करें, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों सीमित हैं, इसलिए इसका उपयोग ध्यान से करना चाहिए, या कह सकते हैं बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, सीमित संसाधन एक हैं। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो भूगोल क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और दिशा हिंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो।